अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज शाह फ्रॉम क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर केपी बुक का एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। वेक्टर्स के चैप्टर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो इसमें है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, इसको डिस्कस करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों के टेल्स आपस में मिले हैं, एक एंगल बना रहे हैं आपस में। अगर हम उस एंगल में 20 डिग्री का इंक्रीज कर दें तो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आइडिया ये है कि हमें 2 वेक्टर्स मिले हैं। फर्ज करो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। इनके दरमियान कोई एंगल है, फर्ज करो वो एंगल थीटा है। हमें ये एंगल बताना है। खासियत क्या है? खासियत ये है कि अगर इस एंगल में हम इंक्रीज करें 20 डिग्री का, अगर हम इस एंगल में इंक्रीज ले आए 20 डिग्री का, तो इस इंक्रीज से पहले स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, स्केलर प्रोडक्ट, और इस इंक्रीज के बाद जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के वैल्यूज इक्वल होंगे। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। पहले क्वेश्चन का आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों के टेल्स आपस में मिले हैं, दोनों के दरमियान एंगल है थीटा, दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। और माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर थीटा में हम 20 डिग्री का इंक्रीज लाएंगे तो इससे स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू वही रहती है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाती है। ऑप्शन से फौरन इजी सिलेक्शन हम करते हैं। देखो, पहला ए है, फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है कि ये एंगल 0 डिग्री है। दूसरा ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट, ये एंगल 60 डिग्री है। और तीसरा ऑप्शन है 70 डिग्री। और लास्ट ऑप्शन है 80 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फौरन बिना सोल्यूशन के, बिना जस्टिफिकेशन के मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं अलॉन्ग विद रीजंस। मेरे पास आंसर है 80 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर है 80। अब आप कहेंगे, सोचेंगे, सर ये क्यों, ऐसा कैसे कह सकते हो फौरन आप? तो बहुत ईजी है। स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू 20 इंक्रीज से पहले और 20 इंक्रीज के बाद इक्वल है, और स्केलर प्रोडक्ट में होता है cos ऑफ थीटा। इसका मतलब है कि 20 डिग्री के इंक्रीज से पहले और 20 डिग्री के इंक्रीज के बाद cos ऑफ थीटा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल है तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू इक्वल है। अब देखिए 0 डिग्री पर अप्लाई करें तो जनाब cos ऑफ 0 डिग्री होता है 1, लेकिन cos ऑफ 20 डिग्री यानी 20 इंक्रीज लाओगे ना, 20 का इंक्रीज है, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस ऑप्शन पे 20 इंक्रीज से पहले और 20 इंक्रीज के बाद cos की वैल्यू इक्वल नहीं होती। जब cos की वैल्यू इक्वल नहीं तो स्केलर की वैल्यू इक्वल नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। इस पर देखें तो cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.5, बट माय डियर स्टूडेंट cos ऑफ 80 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 0.5। देखो 20 इंक्रीज के बाद और 20 इंक्रीज से पहले वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स cos ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी अलग वैल्यू आती है, आप कैलकुलेटर से चेक करें, और 20 इंक्रीज लाएं इस ऑप्शन में तो cos ऑफ 90 डिग्री 0 है। तो ये 0 नहीं है, ये 0 है। इट मीन कि ये भी आप इसमें इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन आप चेक करें cos ऑफ 80 डिग्री राउंड अबाउट 0.718 कुछ इस तरह से वैल्यू बनती है, 0.718 राउंड अबाउट। आई थिंक सो इस तरह है कि 178, आई थिंक 0.178 कुछ इस तरह की वैल्यू है, 173। और cos ऑफ इसमें 20 का इंक्रीज ले आए तो cos ऑफ 100, ये दोनों वैल्यूज 0.178, ये वैल्यूज आप चेक करें, लेकिन मैं सेम लिख लेता हूँ। सेम मीन कि जो वैल्यू 80 से आ रही है cos के साथ, वही वैल्यू 100 से आती है। तो इसका मतलब है कि 80 डिग्री ही वो एंगल है जिस एंगल पर cos ऑफ 80
का जो आंसर आता है वो 20 डिग्री इंक्रीज करो तो cos ऑफ 100 भी वही वैल्यू आती है। अब आते हैं साइन अपोजिट वेरिफिकेशन में। cos ऑफ 80 मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, और 100 मीन सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। तो दोनों बातें ये वेरीफाई करता है, क्योंकि 80 डिग्री जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट, और जब आप इसके साथ 28 करोगे तो इट विल बिकम 100 और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है एंड इट विल गिव नेगेटिव आंसर। सो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का जस्टिफिकेशन आपने किया। मैं इसका डायग्रामेटिकल एवल्यूएशन भी आपको बता देता हूँ। याद रखें कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान मुख्तलिफ एंगल पर तब बराबर होंगे जब एक्स कंपोनेंट के वैल्यूज इक्वल हों, और पॉजिटिव नेगेटिव तब होंगे जब वो अपोजिट हो। तो ज़रा ड्रा करके देखते हैं। फर्ज करो ये एक्स एक्सिस है, लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस है, और ये है माय डियर स्टूडेंट्स वाई एक्सिस, वाई डैश। अब ऐसा करें कि आप दो वेक्टर्स ड्रा करें जिनके दरमियान एंगल जो है वो 80 डिग्री हो और जिनके दरमियान एंगल जो है वो 100 डिग्री हो। फर्ज करो एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर इस तरफ है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री का है, और एक वेक्टर यही है, ये फर्स्ट वेक्टर है। सेकेंड वेक्टर एक बार 80 पर ले लें और सेकेंड वेक्टर एक बार आप 100 पे ले लें। जब आप इसको 100 पे ड्रा करोगे तो सेकेंड वेक्टर ऑन 100 डिग्री। अब ज़रा एक्स कंपोनेंट देख लें, इसका एक्स कंपोनेंट इतना बनता है, देखो ये, इसका भी एक्स कंपोनेंट उतना ही बनता है, यानी दोनों के एक्स कंपोनेंट आपस में इक्वल बनते हैं और अपोजिट बनते हैं। इसका मतलब है वाकई 80 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो स्केलर प्रोडक्ट जितना भी देगा पॉजिटिव देगा, लेकिन इसमें 20 का इंक्रीज करोगे तो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू वही रहेगी लेकिन नेगेटिव बन जाएगी। होप आप समझ गए हैं। मैंने 2 एस्पेक्ट से आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आइडिया क्या है? इसमें कहा जा रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट। हमने रिजल्टेंट को जीरो करना है। इसके लिए अनइक्वल वेक्टर्स की मिनिमम तादाद कितनी हो सकती है? मिनिमम तादाद कितनी हो सकती है? तो इसका आसान लॉजिक क्या है? इसका आसान लॉजिक है कि नल रिजल्टेंट जो है या जीरो रिजल्टेंट जो है ये हमें तब मिल सकता है जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं। अगर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट हमने क्या कर दिए, अगर हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को सेम कर दिया तो फिर रिजल्टेंट जीरो। अब अनइक्वल लाइंस या एरोस बना लो। अगर मैं एक एरो इतना बना लूं और मैं कहूं कि 2 है, 2 है, तो ये तो इनिशियल है ना, देखो ये तो इनिशियल पॉइंट है। अगर मैं सेकंड इतना बना लूं तो देखो इनिशियल और फाइनल, ये फाइनल होगा, इनिशियल और फाइनल सेम नहीं होंगे। अगर 2 अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स हैं तो उनसे रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं बन सकता, क्योंकि उनका इनिशियल और फाइनल इक्वल नहीं होते। बट अगर मैं कहूं ये 1 और मैं कहूं ये 2 और मैं कहूं ये 3, तो देखो यहां पर इनिशियल और फाइनल मैंने सेम कर दिए, लेकिन ये तभी मुमकिन हुआ जब मैंने कम से कम कितने वेक्टर्स इस्तेमाल किए? अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स हों तो फिर कम से कम 3 वेक्टर्स आपको चाहिए नल वेक्टर हासिल करने के लिए या रिजल्टेंट को जीरो हासिल करने के लिए। अगर 2 वेक्टर से जीरो लेना है तो फिर ज़रूरी है कि उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, क्योंकि एक जितना आगे जाएगा इनिशियल से दूसरा उतना ही वापस आएगा, तो इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएंगे। तो यहाँ भी रिजल्टेंट 0, 1 और 2 से, लेकिन शर्त यह है कि मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। अनइक्वल मैग्नीट्यूड के लिए कम से कम तादाद कितनी होनी चाहिए? तो ये कम से कम तादाद होनी चाहिए 3, और इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर केपी बुक फिजिक्स पोर्शन। इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव नंबर 3, अगर 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज आल्सो अ मैग्नीट्यूड ए, द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स इज। कहते हैं कि फर्स्ट वेक्टर
ए के बराबर, सेकेंड वेक्टर भी ए के बराबर है। अगर इनका रिजल्टेंट भी ए के बराबर हो तो बताओ कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, एक तो मैथमेटिकल प्रूफ है, वो तो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में वो न्यूमेरिकल वाला मेथड करेगा तो आई थिंक ये गलत है, क्योंकि हर एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम 1 मिनट मिलता है। सो कोशिश करें शॉर्ट से शॉर्ट रीज़न और ट्रिक आप आंसर तक आपको पहुंचा सके वो यूज़ करें। तो एक ऑप्शन ए, बी, सी और डी। लेट मी सी द ऑप्शंस। जो ऑप्शंस गिवन है वो है जनाब 30 डिग्री, 45 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। बस मैं ड्रा करूंगा और आप देखते जाएं कि किस एंगल पर ठीक बनता है। मैं पहले बता दूं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यही ऑप्शन ठीक है। अब ये कैसे गलत है और ये कैसे ठीक है, ये कैसे गलत है, ये कैसे ठीक है, लेट मी राइट। फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट वेक्टर, ये है फर्स्ट वेक्टर ए के बराबर। अब हम 30 डिग्री पर इसके साथ वेक्टर बी भी मिला लेते हैं। तो यहां पर आप 30 डिग्री का एंगल ले लें और इस डायरेक्शन में 30 डिग्री के डायरेक्शन में वेक्टर बी भी ले लें। ये लो जनाब सेकेंड वेक्टर, और सेकेंड वेक्टर भी जितना ये लिया उतना ये, दोनों ए के बराबर। तो आप देख रहे हो कि अब इनका जो रिजल्टेंट बनता है वो ए से ज्यादा बनता है, वो ए के बराबर नहीं बनता। यानी 30 डिग्री वो एंगल है जिन पर रिजल्टेंट ए के बराबर नहीं आएगा, ए से ज्यादा आएगा। सिमिलरली 45 एंड 60 पर भी रिजल्टेंट ए के बराबर नहीं आएगा, ए से ज्यादा आएगा। और हमें तो रिजल्टेंट कितना चाहिए, ए के बराबर चाहिए। ये तभी मुमकिन है कि अगर फर्स्ट वेक्टर हम इस तरफ कंसिडर करें ए, तो सेकेंड वेक्टर हम 120 डिग्री पर ड्रा करें। अगर आप इसको 120 डिग्री पर ड्रा करोगे तो माय डियर स्टूडेंट्स 120 पे ड्रा करोगे और ये सेकेंड वेक्टर भी आप एक ही जितना, यानी जितना ये है उतना ये ड्रा करो, तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट भी बिल्कुल एग्जैक्ट ए के बराबर बनेगा। तो ये तभी मुमकिन हुआ जब हमने इन दोनों के दरमियान एंगल क्या एडजस्ट किया, 120 डिग्री एडजस्ट किया। इस ऑब्जेक्टिव में जनाब आंसर है आंसर डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आई एम डिस्कसिंग। Question number 4. Objective number 4, इसमें क्या है, the magnitude of vector this one। आपको वेक्टर दिया है a is equal to 2i plus j plus 2k। हमें a का मैग्नीट्यूड चाहिए। आपको याद होगा क्लासेस में जिन जिन ने पढ़े, हम लेक्चर में अक्सर इस तरह लिख लेते हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। तो जनाब यहां होगा अंडर रूट, कॉफिशिएंट ऑफ i इज 2, द कॉफिशिएंट ऑफ j इज 1 and the coefficient of k is again 2. So a is equal to under root 4 plus 1 5 plus 4 9, and hence the magnitude is 3, while the answer is option C. Let me solve question number 5 of exercise vectors. 5 number, when fx is 3 Newton and f is 5 Newton, then f will be, fy will be, आपको fx दिया है 3, वेक्टर f दिया है 5, तो y कंपोनेंट क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे। तो हमने कंपोनेंट्स के टॉपिक में ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है, दैट वेक्टर हमने इस तरह लिखा, वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। वर्ड्स में लिखा था, वेक्टर की जगह आता है f, x कंपोनेंट की जगह आता है fx स्क्वायर और y कंपोनेंट की जगह आता है fy स्क्वायर। f की जगह 5, fx की जगह 3 स्क्वायर और इसकी जगह fy स्क्वायर। fy मालूम करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर लेने, तो आपको मिलेगा 25 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो 9 प्लस fy स्क्वायर। 9 इस तरफ ले आए तो 25 माइनस 9 इज fy स्क्वायर, या fy स्क्वायर इज इक्वल टू 16
taking root on both hand sides, so fy is equal to 4. करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 4 और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द मार्क. एक मीटर स्टिक है. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एक मीटर रॉड है. ये एक मीटर रॉड है. यहां से शुरू है 0 से, ये 0 है. इसको बिल्कुल सेंटर में फिक्स किया है, बैलेंस किया है. यानी ये मार्क जो है इट इंडिकेट्स 50. फिर इससे जनाब 20 सेंटीमीटर के फासले पर इन्होंने एक वेट लटकाया है और ये वेट है 0.4. ये वेट है 0.4 बिल्कुल. फिर कहा गया कि इस 0 से 80 वाले मार्क पर, जो 80 वाला मार्क है, इधर इन्होंने एक वेट लटकाया है 0.6. ये भी सही है. अब ये कह रहे हैं कि इस रॉड को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक और वेट है 0. और वो है जनाब वो कितना है 0.3. 0.3 kg का एक और वेट है, उसको कहाँ लगाएं? तो फर्ज चूंकि ये वेट कम है, जाहिर है इसी तरफ लगाएंगे. फर्ज करो जनाब मैं आपसे कह रहा हूं कि वो वेट आप इधर लगा लो. हमें 0 से लेकर ये पोजीशन, ये x हमें मालूम करना है, ये बताना है. हमें इस x की वैल्यू बतानी है कि ये कितने फासले पर लगाएं ताकि रॉड बैलेंस रहे. और ये मास है 0.3 kg. फर्ज करो इस 50 और इसके दरमियान ये डिस्टेंस कितना है y. मैंने इसको y कह दिया. अगर ये बैलेंस्ड है तो आप जानते हैं कि ये मास इसमें क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रहा है और ये मास इसमें एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रहा है और ये भी इसमें एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रहा है. लेकिन बैलेंस का मतलब है कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज टार्क को आप इसमें ऐड करो तो ये टोटल क्लॉकवाइज टार्क के बराबर होने चाहिए. अब इस एंटी क्लॉकवाइज टार्क में, पहले एंटी क्लॉकवाइज टार्क में फोर्स का काम कर रहा है 0.4 और इस 0.4 का मोमेंटम यहां से यहां तक कितना बनता है 30, प्लस दूसरे में फोर्स का काम कर रहा है 0.3 और इसका मोमेंटम यहां से यहां बनता है y. क्लॉकवाइज में फोर्स का काम कर रहा है 0.6 और यहां से यहां तक मोमेंटम बनता है 30. तो जनाब आप वैल्यूज पुट करें. देखो ये 0 से 20 ये है, आपने तो मोमेंटम यहां से यहां पुट करना था, तो ये 30 के, इसके लिए मोमेंटम 30, इसके लिए मोमेंटम y और इसके लिए मोमेंटम 50 और 80 के दरमियान कितना बनता है 30. मीटर रॉड है, आप जान सकते हैं, इजी है. तो 0.3 टाइम्स ऑफ y इज 0.6 मल्टीप्लाई बाय 30. ये उस तरफ ले जाएं तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 30. इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें, आप देखेंगे आपको मिलेगा. फिर ये 0.3 उस तरफ ले जाएं तो आपको इससे एक वैल्यू मिल जाएगी. y की वैल्यू आप एग्जैक्ट मालूम करें, सो यू विल गेट 20 सेंटीमीटर. आपको y की वैल्यू 20 सेंटीमीटर मिलेगी. सारे वैल्यूज उस तरफ ले जाएं, कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, आपको 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा. अगर ये y 20 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है ये जगह कौन सी है, 0 से ये 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि 30 और 50 के दरमियान कितना बनता है 20, तो ये 30 सेंटीमीटर होना चाहिए. हेंस the position of this body x must be equal to 30 सेंटीमीटर. और अगर ये 30 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट्स, सो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी. लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 नंबर में हमारे पास है कि ax 1.5 है, ay -1 है, किस क्वाड्रेंट में होगा? तो जनाब x कंपोनेंट आपको दिया है +1.5 और y कंपोनेंट आपको मिला है -1. तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. इट मीन दिस इंप्लाइज दैट इट इज इन 4th क्वाड्रेंट. ये भी पूछने की बात है. और 4th क्वाड्रेंट मीन ऑप्शन डी. 8 नंबर, a डॉट a क्रॉस b किसके बराबर होगा? a डॉट a क्रॉस b ये किसके बराबर होगा? तो आप मुझसे कहेंगे इस तरह सॉल्व करें. a डॉट a क्रॉस b से हमेशा हमें मिलता है क्या? वेक्टर. लेकिन आपने पढ़ा था राइट हैंड रूल से, मैंने आपको सिखाया, लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं.
माय डियर स्टूडेंट्स, ए डॉट वेक्टर, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है ये हमेशा ए और बी दोनों को कौन सा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। इट मस्ट फॉर्म 90 डिग्री विद वेक्टर ए, और ए डॉट वेक्टर विद 90 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos होता है और cos 90 क्या होता है? cos 90 फिर 0 आता है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 8 नंबर में ऑप्शन ए ठीक है। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। दो फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड 20 और 50 न्यूटन एक बॉडी पर लग रहे हैं, कौन सा इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता? तो जनाब फोर्स 1 की वैल्यू है 20 और फोर्स 2 की वैल्यू है 50, कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता? तो इम्पॉसिबल रिजल्टेंट हमें बताना है। आपको पता होना चाहिए कि इम्पॉसिबल रिजल्टेंट वो होता है जो ग्रेटर देन मैक्सिमम हो, जो ग्रेटर देन मैक्सिमम हो या लेस देन मिनिमम हो। जो मिनिमम से ज्यादा हो या जो मिनिमम से कम हो, जो मैक्सिमम से ज्यादा हो, वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले मैक्सिमम मालूम करें। आप जानते हैं मैक्सिमम होता है एडिशन के बराबर, तो 20 + 50 मीन 70, तो वो ऑप्शन गलत होगा, जो 70 से ज्यादा होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। और मिनिमम मालूम करें, मिनिमम होता है सब्ट्रैक्शन के बराबर, तो 50 - 20 मीन 30, तो 30 से कम इम्पॉसिबल और 70 से ज्यादा इम्पॉसिबल। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, इसमें ए ठीक है क्योंकि ऑप्शन ए में आपको दिया है 20 न्यूटन विच इज लेस देन 30, और 30 इसका मिनिमम है, और मिनिमम से कम जो है वो हराम होता है, वो पॉसिबल नहीं होता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जेक्टिव नंबर 10। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव 10 कहता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज 0। दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी, उनसे आंसर 0 आ रहा है, लेकिन ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है। अगर फिर भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इट मीन के इनके दरमियान एंगल क्या है? 90 डिग्री। डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है या ए 0 हो, वो तो नहीं है उन्होंने कहा, या बी 0 हो, वो भी नहीं है उन्होंने कहा, तो या एंगल 90 हो। तो जब दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं इट मीन के एंगल मस्ट बी 90। अगर 90 है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए बी साइन ऑफ 90 विच इज इक्वल टू ए बी, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको कंडीशंस दिए हैं जनाब, आपको कुछ शराइत गिवन है। यू हैव सम कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन के 2 फोर्सेस हैं, सेकेंड कंडीशन के उनका सम जो है वो 16 के बराबर है, थर्ड कंडीशन के रिजल्टेंट की वैल्यू 8 है, और फोर्थ कंडीशन के रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर फोर्स के साथ कौन सा एंगल बनाता है? स्मॉलर फोर्स के साथ कौन सा एंगल बनाता है? 90 बनाता है। ये लास्ट कंडीशन इसके सॉल्यूशन का शॉर्ट मेथड है। लास्ट कंडीशन सॉल्यूशन शॉर्ट करता है। 90 डिग्री का मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम ओबे होगा। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो इट मीन के राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ओबे होता है, और पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा करें कि वो ऑप्शन ठीक होगा। इन तीनों में से एक वैल्यू तो 8 है, रिजल्टेंट तो 8 है, और ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की जगह तो यहाँ 8 आएगा, यानी बेस स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने कहा रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर का काम तो रिजल्टेंट कर रहा है। अब बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज ढूंढे। आपने ऑप्शन उठाने हैं ऑप्शन उठाने हैं, हर ऑप्शन में बड़ी वैल्यू हाइपोटेन्यूज की जगह पुट करें और छोटी वैल्यू बेस की जगह पुट करें, तो जिस ऑप्शन के लेफ्ट और राइट साइड बैलेंस हो गए वही ऑप्शन ठीक है। यानी देखो इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। ऑप्शन ए 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। लेट मी वेरीफाई प्लीज।
6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, सॉरी 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। तो देखो इसमें बड़ी वैल्यू हाइपोटेन्यूज की जगह और छोटी वैल्यू बेस की जगह पुट करें। अगर लेफ्ट और राइट साइड सेम आ गए तो इट मीन यही ऑप्शन ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्राई करो, फिर तीसरा ट्राई करो। तरीका मैंने आपको बताया, शॉर्ट फॉर्म बताया, बजाय इसके कि मैं डायग्राम ड्रा करूं और इसके अंदर इवैल्यूएशन बताऊं कि देखो ये कंडीशन वो कंडीशन। शॉर्ट ट्रिक बताया कि 90 डिग्री मीन्स कि राइट एंगल ट्राइंगल मीन के पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन परपेंडिकुलर की जगह तो रिजल्टेंट आ चुका है, वो 8 पुट करें, बाकी बेस और हाइपोटेन्यूज ऑप्शन से पुट करें। जिसने पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई किया वही ऑप्शन ठीक है। इस ऑप्शन में हाइपोटेन्यूज 10 और बेस 6 और ये 8 स्क्वायर। तो देखो जनाब, ये 100 और ये 36 और ये 64, 100 इज इक्वल टू 100, इट मीन वेरीफाई हो गया। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12th question says find the mass of the uneven rod as shown in the given figure। इसमें आपको एक अजीब और गरीब सा रॉड दिया है, यानी नॉन यूनिफॉर्म रॉड दिया है ऐसे, और फिगर के मुताबिक इन्होंने कहा है कि इसको एक जगह पे फिक्स्ड किया है, यहां से लेकर इस तरफ 20 सेंटीमीटर के मोमेंट आर्म पर एक वैल्यू लगाई गई है, 80 ग्राम का मास लगा है, 80 ग्राम का मास लगा है, या 80 टाइम्स ऑफ जी कहें, डजंट मैटर, 80 टाइम्स ऑफ जी कहें। ओके, ये कह रहे हैं कि इस साइड पर, इस सेंटर पर इसका अपना मास एक्ट कर रहा है और टार्क डेवलप कर रहा है, टार्क पैदा कर रहा है, जबकि ये वैल्यू 14 है और यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू 30 है। तो अगर ये 30 है, ये 14 है, इट मीन कि ये कितना होना चाहिए, ये मोमेंट आर्म 16 होना चाहिए। अगर ये बैलेंस करता है, अगर ये बैलेंस करता है तो जनाब आपके लिए होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। एंटी क्लॉकवाइज टार्क में RF और क्लॉकवाइज टार्क में RF की वैल्यू पुट करें। तो मुझसे कहें सर एंटी क्लॉकवाइज टार्क इस तरफ और क्लॉकवाइज टार्क इस तरफ, इस टार्क में मोमेंट आर्म का काम 16 कर रहा है और फोर्स का काम कर रहा है mg। ये मास है लेकिन यहां वेट होगा और वेट जो है इस रॉड का वेट फोर्स का काम कर रहा है। इट इज इक्वल टू, इस तरफ मोमेंट आर्म का काम कर रहा है 20 और फोर्स का काम कर रहा है mg, लेकिन मास की जगह वैल्यू कितनी है, 80 ग्राम। तो 80 अपनी जगह पर देखिए, 16 mg इज इक्वल टू 20 80 g और g कैंसल। तो ऐसा करें 20 मल्टीप्लाई बाय 80। ओके, आप मास मालूम करें तो m इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 16। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 16 1 are 16 5, इट मीन द आंसर इज 100 ग्राम और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आई एम सॉल्विंग 12 नंबर एंड ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, कहते हैं कि कौन सा रॉड इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी को आप मुलाहिजा करें, ये है जनाब सेंटर पिवट और इस पर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। फोर्स के वैल्यूज भी सेम है, मोमेंट आर्म भी बिल्कुल सेम है। और देखो ये फोर्स चाहता है कि ये क्लॉकवाइज घूमे और ये चाहता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे। फोर्स सेम, मोमेंट आर्म सेम, तो ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस करेगा और ये रॉड इक्विलिब्रियम में होगा। बाकी किसी रॉड में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बन सकती। तो जनाब कौन सा ऑप्शन ठीक है, 13 में डी ठीक है। लेट मी डिस्कस डियर स्टूडेंट्स 14। फॉर विच एंगल ए डॉट बी और ए क्रॉस बी बराबर होते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, इट मीन के ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। ए बी कैंसल, तो cos थीटा उस तरफ ले जाए, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos ऑफ थीटा, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन कहते हैं 15 नंबर में कि
इस व्हील पर नेट टार्क कौन सा लग रहा है। तो व्हील आपको बना के दिया है, एक फोर्स इस तरफ है 10, एक फोर्स इस तरफ है 5, ये रेडियस इधर भी 2 है और रेडियस या मोमेंट आर्म इधर भी 2 है। नेट टार्क कितना बनेगा? बहुत आसान है, क्योंकि ये फोर्स टार्क पैदा करेगा क्लॉकवाइज और ये टार्क पैदा करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जनाब नेट टार्क जो होगा, नेट टार्क इज इक्वल टू टार्क क्लॉकवाइज माइनस टार्क एंटी क्लॉकवाइज। एंड नेट टार्क, क्लॉकवाइज टार्क कौन पैदा कर रहा है? ये RF माइनस ये RF, लेकिन इसका मोमेंट आर्म 2 और फोर्स कितना है 10, इसका मोमेंट आर्म भी 2 है लेकिन फोर्स कितना है 5, तो 10 2s are 20 माइनस 2 5s are 10, इट इज 10। जिस टार्क की वैल्यू ज्यादा हो वही नेट टार्क का डायरेक्शन होगा, एंड हेंस यहाँ क्लॉकवाइज टार्क चूंकि ज्यादा है तो नेट टार्क का डायरेक्शन भी क्या होगा? 10 क्लॉकवाइज, और इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर 3 का एक्सरसाइज चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल हम अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।